किसको बोलते हैं? ईएमएफ। ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या चीज होती है ईएमएफ? बताओ। जब आप किसी भी सेल या बैटरी को यूज करते हो तो अगर सेल या बैटरी ओपन सर्किट है और उसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस अगर आप एक वोल्टमीटर लगा के चेक करते हो तो वोल्टमीटर किसकी रीडिंग बताता है? हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ओपन सर्किट कंडीशन में जब कोई भी सेल या बैटरी ओपन सर्किट कंडीशन में होगा, मतलब उसको आपने किसी सर्किट में कनेक्ट नहीं किया है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टमीटर है वो जो भी रीडिंग शो करेगा, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस वो शो करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन अगर आप इस बैटरी को किसी सर्किट में लगा देते हो, किस में लगा देते हो? किसी सर्किट में इसको कनेक्ट कर दिया अपन ने। मान लो कि आपने किसी सेल या बैटरी को किसी सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है, किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो इस सेल से करंट फ्लो होगा। अब ये जो सेल है जब इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होगा तो इसके अंदर से भी करंट फ्लो होता है। अभी करंट इधर से जाएगा, इधर से होता हुआ वापस बैटरी के अंदर आएगा, फिर वापस फ्लो होगा। तो इस तरीके से जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा, सेल के अंदर से, खुद के अंदर से करंट फ्लो होगा, तो सेल के जो इंटरनल कंपोनेंट होते हैं जैसे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जो भी आप यूज कर रहे हो सेल को बनाने के लिए, उनका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो वो क्या करता है? वो कुछ वोल्टेज खा जाता है बीच में ही। तो बैटरी या सेल का जो एक तरह से मैक्सिमम वोल्टेज होता है जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं, उससे कम वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को मिल रहा होता है, क्योंकि उस वोल्टेज का जो इसने प्रोड्यूस किया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसने क्रिएट किया है, उसका कुछ पार्ट ये खुद ही कंज्यूम कर लेता है, खुद ही खा जाएगा बीच में। तो मान लो इस सेल का ईएमएफ है ई, तो जब सेल वर्किंग कंडीशन में होगा तो इस सेल के अक्रॉस अगर आप एक वोल्टमीटर लगा के चेक करोगे, मान लो आपने यहाँ पे वोल्टमीटर लगा के चेक किया, तो अब जो आपको रीडिंग मिल रही होगी वो ईएमएफ की रीडिंग नहीं होगी, इससे थोड़ी सी कम रीडिंग मिलेगी। जब सेल ओपन सर्किट कंडीशन में था तब इसके अक्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस था उसको हमने ईएमएफ नाम दे रखा है। लेकिन जब सेल वर्किंग कंडीशन में है तो सेल के अक्रॉस अब जो वोल्टमीटर रीडिंग शो करेगा वो V होगी, और V क्या होगा? E से कम होगा, मतलब V इज लेस देन E। और ये जो V है इसी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये वो वोल्टेज होता है जो इस रेजिस्टेंस को मिल रहा होता है। अब ये जो V है, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस रेजिस्टेंस को मिल रहा होगा, वो ईएमएफ से कम क्यों है? तो इसका रीजन है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये कुछ वोल्टेज खाता है, इसकी वजह से जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें से इंटरनल रेजिस्टेंस जितना वोल्टेज खा जाएगा उसको माइनस करने पे जो बचा हुआ वोल्टेज होगा वो एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्टेड रेजिस्टेंस को मिलेगा। मतलब इस रेजिस्टेंस को मिलने वाला वोल्टेज क्या होगा? V। और V कितना होगा? तो V होगा E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। अच्छा, ये स्मॉल आर क्या चीज है? स्मॉल आर है इस सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये बातें समझ में आ रही है क्या? टर्म समझ में आ रही है आपको? देखो, इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे ईएमएफ का मतलब क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। अच्छा, ये सिर्फ बताने के लिए वैल्यू होती है। ये जो ईएमएफ होता है ना, इतना वोल्टेज कभी मिलता नहीं है। मान लो एक आप 10 वोल्ट का सेल है, आप मार्केट से लेके आए, उस पर लिखा हो 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट क्या होगा? ईएमएफ। लेकिन जैसे आप उसको सर्किट में लगाओगे, आपको सर्किट में जो रेजिस्टेंस या जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर रखा होगा उसको वोल्टेज मिलेगा 9 वोल्ट, या और भी कम हो सकता है 8 वोल्ट मिले। तो ये जो बचा हुआ जो वोल्टेज है जो यहाँ पे कम मिल रहा है अपन को, मतलब 10 वोल्ट का सेल था, आपको मिल रहा है 9 वोल्ट, तो 1 वोल्ट कहाँ चला गया? तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है सेल का, ये खा जाता है बीच में। तो ये सिर्फ बताने के लिए टर्म होती है कि इस सेल का ईएमएफ इतना है, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। बाकी सर्किट के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, इस आर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि इस सेल से हम कितना वोल्टेज ऑब्टेन कर पाएंगे या कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम ले पाएंगे। क्योंकि इक्वेशन में आप देख रहे हो कि यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या है? V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। ये जो E और R है, E का मतलब है ईएमएफ, R का मतलब क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दोनों फिक्स है। किसी भी सेल या बैटरी के लिए दोनों वैल्यूज क्या होती है? कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि जब सेल या बैटरी आप बनाते हो, जब भी कोई सेल या बैटरी बनाया जाता है तो उस कंडीशन में, मतलब जो इलेक्ट्रोड यूज करोगे, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज करोगे, वो फिक्स हो गया कि ये तो इलेक्ट्रोड यूज करनी है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज करना है, और ये केमिकल्स यूज करने हैं। तो उससे जो सेल बनेगा उससे उसका ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स हो जाता है, वो बाद में चेंज नहीं होता। तो ई और स्मॉल आर तो कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन आप जानते हो भी, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, अगर सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो सर्किट में फ्लो होने वाला करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो देखो, आई अगर डिक्रीज होगा तो ये वाली वैल्यू क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी। और अगर ये वैल्यू कम होगी तो वी की वैल्यू क्या आएगी?
ज़्यादा आएगी। इसका मतलब अगर सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज होगा, और करंट के डिक्रीज होने से, ये वैल्यू डिक्रीज होने से V की वैल्यू आपको ज़्यादा मिल रही होगी। यानी V किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्सटर्नल सर्किट के रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना आप वोल्टेज इस सेल से ऑब्टेन कर पाओगे। हमको, या एक तरह से इस रेजिस्टेंस को मिलने वाला जो वोल्टेज है वो V है, E कभी नहीं मिलेगा। E के लिए तो आपको बताया ना, वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो बताया जाता है कि इतने वोल्ट का सेल है, लेकिन क्या कभी वो अपन ऑब्टेन कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि जैसे आप उसको सर्किट में लगाओगे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस पिक्चर में आ जाएगा, और ये क्या करेगा, ये कुछ वोल्टेज खाने लग जाएगा बीच में। तो जो टोटल वोल्टेज है उसका कुछ पार्ट तो ये खुद खा जाएगा, बचा हुआ वोल्टेज आपको एक्सटर्नल सर्किट में मिलेगा, जो कि हमेशा ईएमएफ से कम होगा। V की वैल्यू हमेशा ईएमएफ से कम होती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, ये हमेशा ईएमएफ से कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, और इसके बराबर ये एक कंडीशन में हो सकता है। इसके बराबर कब होगा? जब ये R कितना हो, इनफाइनाइट। सोचो अगर R इनफाइनाइट होगा तो सर्किट में करंट कितना होगा? 0। और अगर करंट 0 होगा तो ये जो सेल है इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि देखो I की वैल्यू अगर 0 होगी, एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस अगर इनफाइनाइट है तो करंट होगा 0। करंट अगर 0 होगा तो V इक्वल्स टू E लिख सकते हो। वो एक स्पेशल केस है, लेकिन R इनफाइनाइट होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर R इनफाइनाइट हो गया तो सर्किट में करंट फ्लो होगा ही नहीं, मतलब सर्किट काम करेगा ही नहीं। तो वो एक बताने के लिए टर्म होती है, बाकी इसका कोई यूज नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो ईएमएफ है वो तो होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब सेल वर्किंग कंडीशन में होगा तो जितना वोल्टेज उससे अपन को मिलेगा उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। और वोल्टेज कम क्यों मिलता है? थोड़ा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। अब इस पर एक क्वेश्चन बन जाता है छोटा, कि किसी भी सेल या बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ ये कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसकी वजह से होगा? तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हो, जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, उनकी वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अगर आप अच्छे केमिकल यूज़ करोगे, अच्छे इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे जिनका रेजिस्टेंस कम होगा, तो सेल का ओवरऑल जो इंटरनल रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या होगा? कम ही रहेगा। इसका मतलब सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इसके इंटरनल कंपोनेंट यानी कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा, उनके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो अच्छे हैं या खराब है। अच्छी क्वालिटी के अगर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो, उनका रेजिस्टेंस कम होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो एक तो हो गया इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ जिसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा वो है इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस। अगर आपने केमिकल सेल के बारे में केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो उसमें देखो केमिकल सेल में क्या होता है, मतलब कि एक आप ये मान लो कि बीकर टाइप होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरते हैं और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डूबी हुई रहती है। एक को हम कैथोड बोलते हैं, एक एनोड बोलते हैं, और उससे सेल या बैटरी बनती है। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो भी यहाँ पे मैटर करती है, क्योंकि जब सेल से करंट फ्लो होगा तो जो आयंस हैं, जो लिक्विड के अंदर आयंस होंगे या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड तक पहुंचना होगा। अगर दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपने दूर दूर रखा सॉल्यूशन के अंदर तो क्या होगा? जो आयंस हैं या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी अगर दोनों इलेक्ट्रोड दूर दूर है। तो अगर दोनों इलेक्ट्रोड पास पास है तो एक इलेक्ट्रोड से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरे इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे, जिससे इजीली कंडक्शन हो पाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है ये चीज़ भी मैटर करती है। मतलब सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। डिस्टेंस जितनी कम रहेगी इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। नहीं, डिस्टेंस कम होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़्यादा। भाई रेजिस्टेंस किसका नाम होता है? डिफिकल्टी का नाम होता है कि चार्ज कैरियर्स को या करंट को फ्लो होने में कितनी डिफिकल्टी हो रही है मटेरियल के अंदर से। तो अगर इलेक्ट्रोड दूर दूर है तो डिफिकल्टी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोड पास पास है तो एक से चार्ज कैरियर्स निकलेंगे, दूसरे पे इजीली पहुंच जाएंगे। तो डिस्टेंस जितनी कम रहेगी इलेक्ट्रोड्स के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस भी उतना ही कम रहेगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और बात अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स का साइज क्या है उसके ऊपर भी इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर जो इलेक्ट्रोड्स आप यूज़ कर रहे हो सेल के अंदर अगर वो बड़ी साइज की हैं तो उनमें चार्ज कैरियर्स का जो मूवमेंट है वो इजीली हो पाता है, क्योंकि साइज बड़ा है। एक इलेक्ट्रोड से खूब सारे चार्ज कैरियर एक साथ निकल सकते हैं और दूसरे के ऊपर पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आपने पतली पतली इलेक्ट्रोड्स काम में लिए, मतलब उनका एरिया, सरफेस एरिया कम है, तो क्या होगा?
सरफेस एरिया कम होने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड से जो चार्ज कैरियर्स निकलेंगे वो दूसरे के ऊपर इजीली नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो टारगेट इलेक्ट्रोड होगा उसका एरिया कम है, तो उसके ऊपर पहुंचने में उनको दिक्कत होगी। अगर उसका एरिया बड़ा होता तो इजीली पहुंच जाते। समझ रहे हो क्या बात? तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स का साइज भी थोड़ा सा प्रॉपर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो। ठीक है ना? अगर साइज कम रहेगा इलेक्ट्रोड्स का, अगर बिल्कुल पतली पतली या रोड्स के जैसी आपने इलेक्ट्रोड्स यूज कर ली, तो चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे इजीली नहीं हो पाता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा उस कंडीशन में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, इसमें एक स्पेशल केस और होता है, हमेशा जो सेल या बैटरी है वो डिस्चार्ज ही नहीं हो रही होती है। ये तो डिस्चार्जिंग का केस बताया मैंने कि सेल या बैटरी को अपने यहाँ पे लगा रखा है और ये जैसे जैसे कंज्यूम होगी तो ये क्या होती जाएगी, कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज होती जाएगी, मतलब इसका चार्ज कम होता जाएगा। चार्ज कम होने का मतलब ये है कि इसकी एनर्जी कम होती जा रही है। लेकिन उल्टा भी तो होता है, अपन सेल या बैटरी को चार्ज भी करते हैं, जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल की बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होती है तो ये कंडीशन होती है, लेकिन मोबाइल की बैटरी को जब आप चार्ज कर रहे होते हो, है ना, तो उसके अक्रॉस हम दूसरा एक वोल्टेज सोर्स लगाते हैं और उस बैटरी को चार्ज किया जाता है। तो चार्जिंग के टाइम पे इक्वेशन क्या बनेगी, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये तब हम यूज़ करेंगे जब सेल या बैटरी डिस्चार्ज हो रही होगी। अगर चार्जिंग वाली सिचुएशन होगी तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें एक डिफरेंस होगा, V इक्वल्स टू लिखा जाएगा E प्लस आई इंटू आर। ये देखो यहाँ पे प्लस आएगा फिर अभी तो, और उस कंडीशन में जो V होगा वो EMF से ज़्यादा होगा, ये भी आप बोल सकते हो। ये V वो वोल्टेज होगा जो आपने सेल या बैटरी को चार्ज करने के लिए लगा रखा होगा। जैसे 10 वोल्ट की बैटरी है, डिस्चार्ज हो गई, तो उसको चार्ज करना है तो उससे ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी आपको लगानी पड़ेगी। भाई 10 वोल्ट की बैटरी को आप 5 वोल्ट की बैटरी से थोड़ी चार्ज कर सकते हो, आपको उसको चार्ज करने के लिए उससे ज़्यादा वोल्टेज का सोर्स चाहिएगा। तो ये जो सेल है, अगर आप इसको चार्ज कर रहे हो, चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल या बैटरी के अक्रॉस मिल रहा होगा वो EMF से ज़्यादा होगा, क्योंकि सेल अब चार्ज हो रहा है तो वोल्टेज ले रहा है वो एक तरह से। तो ये सोर्स का वोल्टेज होता है, ये सेल का EMF है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज तब भी कंज्यूम कर रहा होगा। तो V इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, E प्लस आई आर लिखेंगे। तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे ये इक्वेशन यूज होगी। और अगर क्वेश्चन में किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको ये बोल दिया कि एक सेल है उसको चार्ज किया जा रहा है, तो बताओ उसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अगर उसका EMF इतना है, करंट इतना है और इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे। V इक्वल्स टू E प्लस आई आर लिखना उस कंडीशन में, और V क्या होगा, EMF से ज़्यादा होगा। ये दोनों जो केस है वो समझ में आ गए क्या? डिफरेंस समझ में आया ना इनमें? ये तो, और वैसे तो 90% या 95% से ज़्यादा केसेस में आपको डिस्चार्जिंग का केस ही मिलेगा। सेल को हम यूज़ ही कर रहे होंगे, चार्जिंग वाला केस रेयर केस में ही एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि अगर सेल को आप चार्ज कर रहे हो तो इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, तब ये वाली इक्वेशन यूज़ नहीं होगी, तब आपको लिखना है V इक्वल्स टू E प्लस आई आर। ठीक है? अच्छा, एक रिलेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार भी लगा लो आप। ये जो पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 26 पे देखो, ऊपर एक रिलेशन दे रखा है। ये रिलेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इन टर्म्स ऑफ ई वी एंड कैपिटल आर। इस पर डबल स्टार लगा लो इस रिलेशन पे। ये हमको थोड़ा सा याद रखना है अच्छे से, क्योंकि इसको हम यूज भी करते हैं न्यूमेरिकल्स में और आगे कई टॉपिक्स में ये काम भी आएगा। तो रिलेशन किस किस के बीच का है, ई वी और कैपिटल आर, यानी एक्सटर्नल सर्किट के रेजिस्टेंस, EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन है, और उससे हम उस रिलेशन से क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। देखो एक सिंपल सा केस है, देखो मान लो ये कोई सेल या बैटरी है और इसका EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। ये हमने एक रेजिस्टेंस कैपिटल R इसके क्रॉस कनेक्ट कर दिया। सेल से एक करंट फ्लो होगा सर्किट में, उसको मान लेते हैं I। तो I करंट यहाँ पे सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है उसकी वैल्यू क्या होगी अगर मैं उसे EMF कैपिटल R यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में कैलकुलेट करूं। देखो सबसे पहले तो जो ओम्स लॉ है उसको यूज करते हैं अपन। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इक्वल्स टू I इंटू आर। अच्छा, ये V कौन सा वोल्टेज होगा, अगर मैं इस कैपिटल R रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होने वाले करंट की बात करूं तो इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है वो कितना है I, और इस करंट की वजह से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम V बोल रहे हैं। तो ये जो V है
ये वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का, जो सेल वर्किंग कंडीशन में इस रेजिस्टेंस आर को प्रोवाइड कर रहा है एक तरह से। ये जो V है ये वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो कि सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो देख लो, या फिर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना वो देख लो, वो एक ही चीज होती है। क्योंकि सेल जो एक तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी वोल्टेज खा जाएगा उसके बाद में जो बचा हुआ वोल्टेज है वो तो इसी को मिलना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ लगाओ इसके लिए, V इक्वल्स टू क्या लिखोगे, V इक्वल्स टू I इंटू आर लिख दिया। फिर अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था, क्योंकि हमें फॉर्मूले के अंदर E भी लेके आना है, EMF, तो V इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू लिख सकते हैं E माइनस आई इंटू स्मॉल आर। हमको स्मॉल आर कैलकुलेट करना है, I को इक्वेशन में हटाना है, अपन को I हटाना है। तो I को हटाने के लिए देखो I को क्या लिख सकते हो, V बाई आर लिख सकते हो। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे V इक्वल्स टू E माइनस V बाई आर इंटू स्मॉल आर। ये जो स्मॉल आर वाले टर्म है मतलब इसको इधर ले आते हैं अपन, तो ये और इसको उधर लेके जा रहा हूं, तो V अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल आर इक्वल टू क्या बन गया, E माइनस V। आपको स्मॉल आर चाहिए तो V बाई आर से दोनों साइड में डिवाइड कर दो, स्मॉल आर इक्वल टू क्या आएगा, E माइनस V डिवाइडेड बाई V बाई आर। भाई इधर V बाई आर से डिवाइड करोगे तो ये तो हट जाएगा, और यहाँ पे अपॉन में लिख दिया अपन ने, क्या बनेगा, स्मॉल आर इक्वल्स टू E, देखो E माइनस V अपॉन V इंटू आर, और V से आप डिवाइड करके भी लिख सकते हो, थोड़ा और सिंपल हो जाएगा, E अपॉन V माइनस 1 इंटू आर। ये किसका फॉर्मूला बन गया, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया ये। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि इसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। इसमें देखो फॉर्मूले के अंदर E की वैल्यू इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। कैसे, ये जो सर्किट है इसको ऑफ कर दो, मतलब यहाँ पे एक स्विच लगा दो और स्विच को ऑफ रखोगे तो सर्किट में करंट कितना होगा, 0, और एक वोल्टमीटर लगा के क्या करो, इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लो। अगर ये जो सर्किट है ये ऑफ है तो उस कंडीशन में ये जो वोल्टमीटर लगाया आपने ये किसकी रीडिंग शो करेगा, EMF की रीडिंग शो करेगा, तो EMF की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। फिर इस सर्किट को ऑन कर दो, ठीक है, ऑन करते ही क्या होगा, अब सेल से करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अक्रॉस आपको ये जो वोल्टमीटर है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V की रीडिंग शो करेगा, तो V भी अपन नोट कर लेंगे। R आपने यहाँ पे ये हमने जो भी रेजिस्टेंस लगाया ये नॉन वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, जैसे आपने 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया सर्किट में, तो ये वैल्यू भी हमको पता होगी, ये सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे, तो इससे अपने पास क्या आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आ जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला आगे हम एक डिवाइस के अंदर यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, तो वहां पे डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। मतलब ये इतना डेरिवेशन जो आपको करके बताया ना सेल के लिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस को आप E, V और R के टर्म्स में ये लिख सकते हो, ये अपन दोबारा नहीं करेंगे, ये यहाँ पे अपन ने कर लिया। अब इस फॉर्मूले को याद भी रखना है, और न्यूमेरिकल्स में तो ये यूज होता ही है, साथ ही अगले मतलब एक टॉपिक और आएगा बाद में, पोटेंशियोमीटर नाम का एक डिवाइस पढ़ेंगे तो उसमें भी इस फॉर्मूले का यूज होगा। बाद में बताऊंगा ये कैसे यूज करना है इसको, लेकिन इसको याद कर लेना अच्छे से। सिंपल सा रिलेशन है, देख लो इसमें ये जो सर्किट है इसमें जो करंट है उसको आप देखो दो तरीके से लिख सकते हो। कई बार क्या होता है न्यूमेरिकल्स में आपको EMF की वैल्यू गिवन होती है, और कई बार आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन होती है, और पूछा जाता है कि सर्किट में करंट कितना है। तो करंट को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, देखो, या तो आप ये देख लो कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो इसको वोल्टेज मिलेगा V, ठीक है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर। ये फॉर्मूला यूज कर लो इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट करने के लिए। या फिर अगर EMF के टर्म्स में आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो आपको फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये जो सेल है इसका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है यानी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, E, और फॉर्मूला ओम्स लॉ में अप्लाई कर रहा हूँ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस को जब आप रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, करंट आएगा। तो सेल का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो है E, और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो R तो ये रहा, और ये वाला जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये भी R के साथ में ऐड करो। भाई इस सर्किट का ओवरऑल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने इसमें लगा रखा है वो E लगा रखा है, और उस E वोल्टेज को कंज्यूम करने वाले कौन कौन है, एक तो ये स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, और दूसरा है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो आपको नीचे क्या लिखना पड़ेगा, R प्लस स्मॉल r। देखो इन दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों ही फॉर्मूलों से आंसर सेम आएगा। देखो अगर EMF के टर्म्स में आप लिख रहे हो फॉर्मूला तो अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लिखना है,
और अगर आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपको नीचे क्या लिखना है, आपको एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस लिखना है। मतलब ये दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। कई बार वी की वैल्यू गिवन होती है। अब जैसे आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा, मतलब 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एक सेल है, उसका वोल्टेज इतना है, इतना रेजिस्टेंस सर्किट में लगा रखा है, तो बताओ करंट कितना होगा। तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन ही नहीं होता है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है तो इसका मतलब आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही दे रखा है जो एक्सटर्नल सर्किट में मिलेगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन नहीं है तो इसका मतलब वो आपको किसकी वैल्यू दे रहा है, वी की वैल्यू दे रहा है, और आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो आई इक्वल्स टू वी बाई आर। लेकिन अगर आपको ईएमएफ बोल के कोई वैल्यू दे रखी है कि एक्सएल है उसका ईएमएफ इतना है, तो करंट कैलकुलेट करके बताओ। तब आपको ध्यान रखना है कि आपको जब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है आई इक्वल्स टू ई बाई, तो आपको क्या लिखना है नीचे, आपको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लिखना है, मतलब आर प्लस स्मॉल आर लिखा जाएगा उस कंडीशन में।